मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। जिसका इंतजार था वो हो चुका है, यानी कि लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट अरेबियन सी में बन गया है और ये अब धीरे धीरे सशक्त होगा और इसका असर कई इलाकों में देखने को मिलेगा, खास करके केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में, यानी पूरे भारत के पश्चिमी तट पर इस लो प्रेशर एरिया का असर दिखेगा। केवल ये लो प्रेशर एरिया नहीं, ये आगे बढ़ करके डिप्रेशन बनेगा, डीप डिप्रेशन, फिर समुद्री तूफान बिपरजॉय बनेगा, जिसका नाम बांग्लादेश ने दिया है। तो इसका जो रूट है वो मैं एक दिन के बाद बना दूंगा और पूरा किस, यानी कि कब कब ये इंटेंसिफाई होगा, किस जगह लैंडफॉल कर सकता है, ये सारा मैं आपको बता दूंगा और मौसम विभाग भी बनाएगा। तो ये जो वेदर सिस्टम है ये इस तरह से आगे जाएगा और काफ़ी नीचे से, यानी कि थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएगा और गुजरात के पास जाकर के ये इस तरह से रिकर्व कर जाएगा, यानी कि आगे की तरफ बढ़ जाएगा। और उसका कारण है कि वो रिकर्व क्यों करेगा, तो उसमें देखिए कि जो ऊपर वाले करंट होते हैं, यानी अपर विंड्स होती हैं, वो इसको ले जाती हैं। जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो आप देखिए ये इस तरह से हवाएं घूम रही हैं और ये जो हवाएं हैं ये इसको पुश करेंगी और ये सीधा उत्तर की तरफ नहीं आने देंगी, क्योंकि ये आप देखिए ये 12 तारीख का पिक्चर है, यानी 12 तारीख के आसपास ये यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन इसको ये इस तरह से घुमा देगा और ओमान की तरफ ले जाने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसीलिए सीधा किसी भी भारत के भूभाग को खतरा नहीं है, न तो केरल को, न कर्नाटक को, न महाराष्ट्र को और न गुजरात को। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको ध्यान देना पड़ेगा हमें कि अगर ये आगे बढ़ता भी है तो इसका असर तो जरूर होगा, क्योंकि ये जब इस तरह से आगे बढ़ेगा तो हवाएं तेज चलेंगी, यानी जब ये यहाँ पर अगर समझ लिए कि इधर पे आके ये डिप्रेशन बन जाता है इस जगह, यानी कि थोड़ा सा और ऊपर आके उत्तर पश्चिम भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा और यहाँ पर आकर ये बन गया डिप्रेशन और यहाँ पर बन गया ये साइक्लोन। तो जो हवाएं हैं वो तो इस तरह से घूमेंगी ही घूमेंगी, ये जो घूमेंगी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से। तो क्या होगा कि ये जो हवाएं घूम रही होंगी तो इनके कारण क्या होगा कि बहुत तेज़ी से कोस्ट में, ये जो केरल है और कर्नाटक और दक्षिणी महाराष्ट्र के कोस्ट में अगले 3 दिनों तक काफ़ी तेज हवाएं चलेंगी। 60 से 70 किलोमीटर की तेजी से हवा चल सकती है और जो समुद्र में लहरें भी ऊंची उठ सकती हैं। बारिश भी जो तमिलनाडु और के अंदरूनी भागों के साथ साथ केरल, कर्नाटक, इन इलाकों में बढ़ सकती है। लक्षद्वीप में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। तो ये सारे इलाके खतरे की जद में आ जाएंगे। हालांकि सिस्टम काफ़ी दूर होगा, लेकिन बारिश और जो हवाएं हैं और समुद्र में ऊंची लहरें वो जरूर रहेंगी। तो ये सब ध्यान देने की बात है और इसी के कारण मानसून में थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन जब बारिश बढ़ जाएगी तो ये सारे क्राइटेरिया मेट हो जाएंगे मानसून के और जो मानसून डिक्लेयर हो जाएगा, ये कम से कम 7 से 9 के बीच में कभी भी मानसून यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। और उसके बाद जो मानसून है, क्योंकि ये वेदर सिस्टम आगे बढ़ेगा, ये आगे बारिश को लेके जाएगा, तो महाराष्ट्र के दक्षिण तक जो मानसून है वो जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि थोड़ी देर तक हो चुकी है, लेकिन जैसे ही डिक्लेयर होगा यानी ऑनसेट होगा, उसके बाद बहुत तेजी से मानसून आगे बढ़ेगा पश्चिमी तट पर। लेकिन अंदरूनी भागों में, जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी वेदर सिस्टम होते हैं उनको ले जाने के लिए क्या होता है कि जो ये मतलब जो वेदर सिस्टम है उनके लिए मानसून को अंदर लाने के लिए जो हवाएं हैं वो इस तरह से चलती हैं, इस तरह से चलती हैं और यहाँ पर आकर के यहाँ से इस तरह से टर्न होती हैं। और एक आर्म है जो ये जो साउथ वेस्टर्ली विंड है जो अरब सागर से, ये यानी मानसून, ये वेस्टर्न आर्म होती है, ये ईस्टर्न आर्म होती है। तो इस तरह से मानसून आगे आता है। लेकिन यहाँ पर जब कोई साइक्लोन बन जाएगा, आप जब मान के चलिए यहाँ पर अगर समझ लिए ये साइक्लोन बन गया, तो क्या होगा कि हवाएं इस तरह से घूमेंगी और ये जो हवाएं हैं जो मानसून वाली हवाएं ये रुक जाएंगी। तो यही कारण है कि पश्चिमी तट पर तो मानसून समय पर आ जाएगा, यानी कि जो ऑलरेडी देरी तो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद उसका मूवमेंट सही रहेगा। लेकिन जो बाकी इलाके हैं, अंदरूनी इलाके, वहां पर मानसून देर करेगा और ये कम से कम 8 से 10 दिन की देरी हो जाएगी। तो जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, अंदरूनी महाराष्ट्र है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मानसून देर से पहुंचेगा। विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के सभी इलाकों में, तेलंगाना में, रायलसीमा में, कोस्टल आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के कई इलाकों में, उत्तरी तमिलनाडु में, तो यहाँ के किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि कम से कम 10 दिन का वेट करें, तब जाकर फसलों की रुपाई करें। अभी से अगर आपने फसल बो दी और बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो जाएगी। इसीलिए 15 जून के बाद ही, जब ये साइक्लोन ये इस तरह से आगे बढ़ करके ये आगे जाएगा और ये यहाँ से रिकवर कर सकता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ये आगे बढ़ेगा और गुजरात के इधर से इधर रिकवर कर जाएगा। जब ये 14 तारीख या 15 तारीख के आसपास यहाँ पहुँच जाएगा, तब जाकर के
ये हवाएं हैं वो इस तरह से यहाँ पर पहुँचेंगी और मानसून को आगे बढ़ाएंगी। तो ये सारा सिस्टम तभी बनेगा। तो 15 तारीख का इंतजार हमें करना पड़ेगा दक्षिण भारत के लिए और मध्य भारत के लिए। तो अब आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई यहाँ की। अब ये लो प्रेशर एरिया जो है म्यांमार पे बना हुआ है, ये वेलमार्क बन सकता है। तो इसके प्रभाव से ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अगले 3-4 दिनों में काफ़ी भारी बारिश देगा और यहाँ पर मानसून ऑनसेट हो जाएगा। जब यहाँ पर ऑनसेट होगा उसी समय यहाँ पर भी ऑनसेट हो जाएगा। ये 9 तारीख के आसपास यहाँ पहुँचेगा, 8-9 तारीख को, और वैसे ही 8-9 तारीख को यहाँ पर भी बारिश बढ़ जाएगी। यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में और पश्चिमी तट पर मानसून पहुंच जाएगा, लेकिन बाकी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। उसी तरह से ये, क्योंकि जब तक ये हवाएं पूरी तरह से यहाँ से मॉइस्चर लेकर के नहीं आएंगी, क्योंकि ये तो जो बारिश होगी वो इस वेदर सिस्टम के कारण होगी, ये जो हवाएं आती हैं उसके कारण नहीं होगी। इसीलिए मानसून जो पूर्वी भारत में वो नहीं बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि 15 तारीख के बाद जब ये वेदर सिस्टम हट जाएगा, तब जाकर के जब हवाएं हैं वो जब यहाँ से घूमेंगी, इधर से जाएंगी, यहाँ से नमी लेकर के जब इधर से घूमने लग जाएंगी, तब जाकर के बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा में मानसून दस्तक देगा। तो ये हम कह सकते हैं जो नॉर्मल डेटा उससे थोड़ा सा लेट हो सकता है। ये 15 तारीख के आसपास, 15 से 20 के बीच में यहाँ पर मानसून पहुंचेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तरी छत्तीसगढ़ में। और उसी हिसाब से आगे फिर देखेंगे कि किस तरह से मानसून आगे बढ़ता है। जो मंथ एंड में पहुंचता है तो दिल्ली और जो हरियाणा और उत्तराखंड में, तो वो अभी से कहना मुश्किल है, उसके बारे में हम नजर रखेंगे। जब यहाँ पर पहुंचेगा उसके बाद ही इसके बारे में बताया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई यहाँ की। अब देखते हैं हम कि जो वेदर सिस्टम है बाकी, ये तो मतलब हमने बात कर ली पूर्वोत्तर भारत की। अब पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में ये जो ट्रफ बन रही है बिहार से लेकर उड़ीसा तक, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, इस इलाके में बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। बादल थोड़े बहुत छाएंगे, गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, उमस रहेगी, हीट वेव बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रहेगी। उड़ीसा में भी कुछ इलाकों में गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन उड़ीसा में बीच बीच में ये जो ट्रफ के कारण बौछारें पड़ सकती हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं, आंधी जैसी सिस्टम बन सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, ये शुष्क रहेंगे, गर्म रहेंगे। और गुजरात भी पूरी तरह से गर्म रहेगा, शुष्क रहेगा। अब अगर उत्तर पश्चिम भारत की तरफ चलें तो पश्चिमी विक्षोभ आप देखिए, पश्चिमी विक्षोभ जो है आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये कमजोर है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं देगा, पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधि देगा। और उसी के प्रभाव से ये एक और जो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये जो बना हुआ है, यानी कि इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो इसके कारण क्या होगा कि जो ये है राजस्थान के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ दे देगा। यहाँ से लेकर के ये चूरू, गंगानगर, ये बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा, बूंदी, बारां, ये सारे इलाकों में आंधी वगैरह चल सकती है या बारिश वगैरह हो सकती है। और ये जो वेदर एक्टिविटी है ये हो सकता है कि ये जो पंजाब है, हरियाणा है और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी कुछ ना कुछ मौसमी गतिविधियां हो जाएं। यानी कि पंजाब और हरियाणा में थोड़ी ज़्यादा होगी, दिल्ली एनसीआर में बादल छाएंगे, लेकिन ये देर, दोपहर और शाम के समय ही होती है, क्योंकि जब गर्मी बढ़ जाती है और जो नमी के कारण जो बादल बनते हैं, जब गर्मी तेज हो जाती है दोपहर के आसपास, तब जाकर के प्री मानसून का जो नॉर्मल पैटर्न है, या तो देर दोपहर शाम को होता है या अर्ली मॉर्निंग में बारिश या जो बादलों की गरज होती है तो आंधी वगैरह उसी समय आती है। तो वही वेदर एक्टिविटी अगले 2-3 दिनों तक रहेगी, 2 या 3 दिनों तक। पंजाब में थोड़ी ज़्यादा रहेगी, हरियाणा में कम रहेगी और दिल्ली में बहुत ज़्यादा कम रहेगी। पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो लगभग साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये जो पश्चिमी तट है और पूर्वोत्तर भारत, यहाँ बारिश होगी, लक्षद्वीप में भारी बारिश होगी, और जो तेज हवाएं हैं वो पूरे गुजरात से लेकर के यहाँ तक। पहले क्या होगा कि अगले 3-4 दिनों के दौरान तो जो ये यहाँ से लेकर के ये इस इलाके में हवाएं बहुत तेज चलेंगी, यानी कि केरल, कर्नाटक और दक्षिणी महाराष्ट्र में बहुत तेज हवाएं चलेंगी 8 या 9 तारीख को। और 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में महाराष्ट्र, गुजरात, इन इलाकों में बहुत तेज हवाएं चलेंगी और समुद्र में लहरें ऊंची उठेंगी। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और ये जो ट्रैक है, जैसे मैंने बताया कि इसका ट्रैक यहाँ पर जाकर के इस तरह से घूमने वाला है और इस पर हम नज़र रखे हुए हैं, लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे। जो भी इसमें चेंजेस आएंगे हम लगातार आपको बताते रहेंगे, और जो बारिश की गतिविधियाँ किस इलाके में कितनी होंगी, हीट वेव कहाँ पर आएगी, वो भी मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।